यूज करते हैं जिसके अंदर एक पैरामीटर मतलब एक उसका हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी हो, जैसे एक इमेज, उसके अंदर हम लोग हाइट और विड्थ ट्वीक कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, बस वही। ठीक है, बट हम लोग एक हेडिंग टैग के अंदर हाइट और विड्थ ऐड नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट, क्योंकि वो एक टेक्स्ट टैग है, उसके अंदर जस्ट टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं बताऊं, अगर जैसे H1 टैग के अंदर हम हाइट और विड्थ ऐड नहीं कर सकते, बट एक कॉमन एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो हम लोग इमेज के अंदर भी ऐड कर पाएंगे, हाइट सॉरी हेडिंग टैग के अंदर या फिर H1 टैग के अंदर ऐड कर पाएंगे, और बाकी जैसे जितने टैग हैं आपके पास सारे टैग्स में हम लोग ऐड कर पाएंगे एक कॉमन एट्रीब्यूट। उसका क्या नाम है? उसका नाम है एक, मैं इसे रिमूव कर देता हूं, उसका नाम है एक स्टाइल एट्रीब्यूट। उसका क्या नाम है? उसका नाम है एक स्टाइल एट्रीब्यूट, STYLE स्टाइल। इसको एंटर करो, आपके सामने ऐसे एक स्टाइल लिख के आ जाएगा, स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन जस्ट ऑल, नथिंग एल्स। उसके बाद ये स्टाइल एट्रीब्यूट जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये ऐड हो गया। अगर मैं H1 टैग में भी ऐड करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे भी ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एक वैलिड एट्रीब्यूट है, विद और हाइट की तरह नहीं है कि हम H1 टैग में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये एट्रीब्यूट जो होगा ये हर एक टैग के अंदर कॉमन होगा, ये हर जगह यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और टैग बनाता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ एक एंकर टैग बनाता हूँ, इसके अंदर भी आप चाहो तो एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो अलग से। ये एक कॉमन एट्रीब्यूट है जो हर एक टैग के अंदर होगा। ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग लिखते हैं CSS, इसके अंदर हम लोग CSS लिखते हैं, इसीलिए ये कॉमन है, क्योंकि HTML के अंदर हर एक टैग में CSS ऐड किया जाता है, इसीलिए ये हर एक टैग के अंदर कॉमन फैक्टर होता है। क्लियर है बात? एक बार मुझे ये बताइए, समझ में आया कि नहीं? कॉमन एट्रीब्यूट समझ में आया? स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, यस और नो? समझ में आया कि नहीं? जो लोगों ने कल के क्लास में नहीं ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो लोगों को थोड़ा भी अलग से समझ आया तो बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये होता है कॉमन एट्रीब्यूट जो कि हमारे पास है एक स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग CSS लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ से सारे टैग्स रिमूव कर देता हूँ सिर्फ सिवाय H1 टैग के। अभी इस H1 टैग के अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, या फिर हमारे क्लास का नाम लिखते हैं, वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास। सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये हमारा यहाँ पे आ गया। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं चाहूँ क्या मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, हाँ या ना? आपने वेबसाइट्स तो बहुत विजिट किए होंगे, उसके अंदर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनके कलर अलग होते हैं। हम लोग ऐड कर सकते हैं, यस और नो? मतलब हम लोग कलर तो चेंज कर ही सकते हैं, हर एक वेबसाइट के अंदर होता है, तो इसके अंदर भी होगा। कैसे करना है? इसके लिए हम लोग छोटा सा एक CSS का प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी कैसा? अभी प्रॉपर्टी क्या होता है वो पहले समझा दूं मैं, ठीक है? सॉरी, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। प्रॉपर्टी क्या होता है एक CSS के अंदर? ठीक है, जैसे समझो ये आपके पास ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर कुछ आपने लिख के रखा है। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम इन करूं, इसके अंदर जैसे मैंने लिख के रखा है, लिख के रखा था वेब डेव मास्टर क्लास। ओके, ये है मेरा एक टैग या फिर एक कंटेंट। ये क्या है? ये है मेरे वेबसाइट का कंटेंट, जस्ट सिंपली समझो, ये है हमारे वेबसाइट का कंटेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है ये। ठीक है, ये कंटेंट कैसा कंटेंट है? अगर ये आपसे कोई पूछे कि ये जो हमारा कंटेंट है ये किस तरह का कंटेंट है, ये क्या कोई टेक्स्ट है, क्या ये कोई इमेज है, क्या ये कोई कुछ और है, क्या बताओगे आप लोग? ये हमारा जो वेबसाइट में कंटेंट है ये क्या है? ये कोई इमेज है या टेक्स्ट है? सिंपली यही मुझे बताइए पहले, कौन सा वाला है ये, टेक्स्ट और इमेज? ओके, ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम लोग एक टेक्स्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लेटर्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग एडिट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को अगर हम लोग जूम करें, देखिए ये कभी स्पॉइल नहीं होगा, मतलब इसका जो रेशियो होता है जूम इन रेशियो, उसके अंदर ये कभी फटेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको एक टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट, सिंपल, यस। तो ऐसे टेक्स्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज कैसे बोलते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ ऐसी चीजें जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज लाइक एक कंटेंट के कैसे कैसे मैं बताऊं अगर फीचर रहते हैं या फिर कैसे कैसे एडवांस ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। जैसे हमारे पास एक कंटेंट है जो कि एक टेक्स्ट कंटेंट है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ एज अ सॉरी, इसको मैं लिख देता हूँ एज अ टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर कैसे कैसे प्रॉपर्टीज आप लोग चेंज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो।
टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी जो सबके माइंड में आता है वो है टेक्स्ट का कलर। ठीक है, जब आप लोगों ने कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर कभी स्कूल या फिर कॉलेज में सीखा हो, तो उसके अंदर आपको पहले एक टेक्स्ट लिखा जाता है आपसे, उसके बाद बोलते हैं आप लोग इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप लोग एक टेक्स्ट का कलर चेंज करके देखो। ठीक है, तो वैसे ही सबसे पहले जब आप लोग कोई टेक्स्ट से इनकाउंटर करोगे, तो आपको पहले माइंड में रखना है कि टेक्स्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे एक कलर। टेक्स्ट का कोई भी कलर हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देन क्या आता है, हमारे पास आता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर, जो हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, करने के बाद मैं ऐसे टेक्स्ट के जो कलर को चेंज कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं कलर, टेक्स्ट कलर या फिर कलर। देन अगर मैं चाहूं तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी ऐड कर सकता हूं। इस मतलब ये जो हमारा एक्सकैलिड्रा वेबसाइट है, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर ऐड नहीं कर सकते, तो मैं अभी नहीं दिखा पा रहा। लेकिन आप लोग किसी भी वेबसाइट में जाओ जहां पे आप लोग एक टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को हाईलाइट कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइटिंग करना। ठीक है, वो शायद सबको पता होगा। उसी तरह हम लोग किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ दो प्रॉपर्टी हमारे पास, एक है कलर और एक है बैकग्राउंड कलर। तो ऐसे ही टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो हम लोग यूज करते हैं सीएसएस प्रॉपर्टीज। ठीक है, सीएसएस के अंदर ऐसे ही प्रॉपर्टीज हम लोग हर एक कंटेंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कलर इस टेक्स्ट का क्या है, अगर मैं ही पूछूं आप लोगों से, ये जो कलर मैं बात कर रहा हूं, इस कलर की अगर मैं बात करूं, तो ये इस टेक्स्ट के हिसाब से क्या है, क्या है मुझे बताइए, टाइप कीजिए। ये जो कलर मैंने लिखा है ये इस टेक्स्ट का क्या है, ये मुझे बताइए। ओके, वेरी गुड। बाकियों को समझ में नहीं आया क्या? यस, ये एक प्रॉपर्टी है, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। तो हम लोग पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करके देखते हैं। ठीक है, मतलब इस टेक्स्ट में, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये देखिए बहुत ब्लैंड है, मतलब ये बहुत सिंपल है। बैकग्राउंड कलर जस्ट हमारा क्या है, व्हाइट है, और इसका टेक्स्ट का कलर हमारा ब्लैक है। हम लोग अगर चाहें तो इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जस्ट बाई एडिंग सम प्रॉपर्टीज। चलिए ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे H1 टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के रखा है। इस एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैं लिखूं, कलर का प्रॉपर्टी क्या था हमारा, कलर, सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस कोटेशन के अंदर लिखूंगा COLOR, कलर। कलर लिखने के बाद अगर आपको VS कोड ऐसे सजेशंस प्रोवाइड करे, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर एंटर प्रेस कर सकते हो। एंटर करो, VS कोड ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉपर्टी होगा वो ऑटो कंप्लीट करके दे देगा। जैसे मेरा यहाँ हो गया है, देखिए कलर लिख के एक सेमी कोलन, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद एक सेमी कोलन। इसके अंदर हम लोग कलर लिखते हैं कि कौन सा कलर हमें देना है। जैसे मैं कौन सा वाला कलर प्रोवाइड करूं, चलिए रेड कलर करके देखते हैं होता है कि नहीं। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा RED। रेड लिखने के बाद देखिए VS कोड मुझे एक रेड कलर का बॉक्स दिखा रहा है, और RED एक वैलिड स्टेटमेंट है, इसीलिए ये मुझे ऐसे दिखा रहा है, सजेस्ट कर रहा है। तो इस पे मैं अगर क्लिक करूं या फिर एंटर कर दूं या फिर ऐसे ही छोड़ दूं, तो मेरा ये कलर प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अभी अगर मैं मेरे कोड को सेव करूं, टाडा, वॉयला, मेरा कलर चेंज हो गया। सॉरी, मेरा कलर नहीं, मतलब मेरे वेबसाइट में जो टेक्स्ट था उसका कलर चेंज हो गया है। क्लियर? कितना सारा CSS हमने लिखा है। जस्ट मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया, एट्रीब्यूट बनाने के बाद इसके अंदर एक कलर प्रॉपर्टी ऐड किया, उसके अंदर मैंने जस्ट एक वैल्यू दिया है। ये जो प्रॉपर्टी कलर है इसका एक वैल्यू रहता है, हर हर प्रॉपर्टी का एक वैल्यू होगा। इस कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे अभी पूछूं, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू, कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, कौन बता पाएगा? देखिए कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, सिमरन जी ने बताया रेड है। अभी मैं अगर रेड को चेंज कर दूं, देखते हैं कौन सा वाला होता है। सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूं पाउडर ब्लू, अभी कौन सा वाला है, देखें ये मेरा कलर हो गया चेंज। अभी इस कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, जो मैंने अभी लिख के रखा है वही है वैल्यू, पाउडर ब्लू। ठीक है, स्टाइल इज एट्रीब्यूट, कलर इज प्रॉपर्टी। यस सोम जी, परफेक्ट। ठीक है, पाउडर ब्लू। ठीक है, ये हुआ मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का वैल्यू ही एक्चुअली में हमें वो प्रोवाइड करेगा जो हम लोग चाहते
ओके आई एम बैक। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था कुछ, ठीक है। हाँ रिपीट करूंगा, डोंट वरी आदित्य जी, मैं रिपीट करूंगा। मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे बहुत सारा तूफान वूफान हो रहा है, इसीलिए नेटवर्क कभी भी जा सकता है, इसीलिए मैं अभी फोन के हॉटस्पॉट से आ गया हूँ। ओके, तो कहाँ तक हमने सुना था, एक बार मुझे ये बताइए। मैं रिपीट ऑब्वियसली करूंगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक और बार। अब शायद नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा, मैं हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं ये मुझे पहले बताइए, ऑडियो भी क्लियर आ रहा है कि नहीं ये मुझे बताओ, ठीक है। पहले सब लोग, दिख रहा है स्क्रीन एवरीबॉडी? या वैल्यू तक हमने पढ़ा था, ओके। क्लियर नाउ, ऑल राइट, ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। बोथ इज क्लियर, ओके थैंक यू। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मैं बता रहा था कि हम लोग किसी टेक्स्ट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे सॉरी एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे कुछ वैल्यूज रहेंगे। जैसे कलर हुआ मेरा एक प्रॉपर्टी, उसके अंदर रेड है एक वैल्यू। तो एक कलर प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। फिर एक और प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी हमारा क्या करेगा, ये हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करने में मदद करेगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड किया है येलो, तो यहाँ पे येलो कलर का बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं बाद में बताऊंगा, एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे आपको ऐड करना है वगैरह वगैरह, वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये दोनों आपको समझ में आया कि नहीं, चैट बॉक्स में मुझे पहले ये बताइए। कलर और बैकग्राउंड कलर समझ में आया कि नहीं? बहुत ईजी है, जस्ट कलर और बैकग्राउंड कलर लिख के आप लोग दोनों में कोई वैल्यू दे दो, फिर आपका चेंज आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कलर और बैकग्राउंड कलर। दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि इसको रटना नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, इसको कभी रटना नहीं है। ये प्रैक्टिस करते करते आपका ठीक होगा, अगर आप लोग गिव अप कर देते हो तो खत्म है फिर, ठीक है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कौन सा वाला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये गया हमारा, मैं बता दूं, ये हो गया हमारा इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस इतना नहीं है, इनलाइन सीएसएस हमने जस्ट एक मेथड पढ़ा कि कैसे हम लोग एचटीएमएल के अंदर सीएसएस ऐड कर सकते हैं। तो हमारे इस मेथड का नाम है इनलाइन सीएसएस, क्योंकि हम लोग एक ही लाइन में सीएसएस लिख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा, ये है इनलाइन सीएसएस का एक छोटा सा एग्जांपल। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ भी लिख के रखा है, आप लोग यहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो है इंटरनल सीएसएस। क्या है? इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या है ये बता दूं पहले। ये जो इनलाइन सीएसएस हमने अभी पढ़ा, इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया, ठीक है। ये हुआ मेरा एक एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग कोई सीएसएस ऐड कर रहे हैं। लेकिन इंटरनल सीएसएस कैसा दिखता है? इंटरनल सीएसएस के अंदर हम लोग एक स्टाइल टैग यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है एक स्टाइल टैग। देखिए ये एक टैग है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, इसके बीच में कोई कंटेंट रहेगा ऑब्वियसली। तो इस स्टाइल टैग की मदद से हम लोग हमारे वेबसाइट के अंदर सीएसएस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टाइल टैग से कैसे ऐड करना है, तो ये देखिए छोटा सा एक कोड स्निपेट है एचटीएमएल का, उसके अंदर मैंने एक स्टाइल टैग लिख के रखा है हेड टैग के अंदर, ठीक है। किसी को कुछ बताना हो एक सेकंड देख लें, किसी ने रेज हैंड किया है, एक सेकंड देखूं। मैंग जी लेफ्ट मीटिंग, दिख नहीं रहा कौन रेज हैंड कर रहा है, एक सेकंड। ओके सीमा जी, आपको अगर कुछ बताना हो सीमा जी एक बार चैट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मैं जो बता रहा था, तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं वो है इंटरनल सीएसएस। ये हमने ऑलरेडी यूज कर, हम लोगों ने ऑलरेडी यूज कर लिया है। कब किया था ये? ऐसे स्टाइल टैग की मदद से हमने कुछ लिख के हेड टैग के अंदर कुछ लिखा था। कब लिखा था, किसको याद है? कौन बता पाएगा? हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखा था, उसके अंदर हमने कुछ अलग से कुछ, मतलब कुछ भी लिखा था, उसके अंदर कुछ ऐड किया था, बॉर्डर ऐड किया था, इतना भी बता दूं मैं। हमने कहाँ ऐड किया था, कौन बता पाएगा? देखें किसकी मेमोरी कितना शार्प है, कौन बता पाएगा कहाँ हमने यूज किया है इसको? लिखिए लिखिए चैट बॉक्स, ओ सॉरी चैट बॉक्स ही ऑफ है, माय बैड। लिखिए अब लिखो, कहाँ देखा था हमने? स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर हमने कुछ लिखा था, यस। हेड टैग के अंदर हमने लिखा था, हेड टैग के अंदर हमने टेबल टैग जब पढ़े थे हम लोग, तब हमने ये यूज किया था, याद आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ही देखते हैं। तो हमने जब इसको यूज कर लिया है, तो एक और बार हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कैसे यूज करना है। अब प्रॉपर वे में बोलता हूँ इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो हमारे पास एक और, हमने H1 टैग ऐसे काम करता हूँ, ये इनलाइन सीएसएस है। तो इसके नीचे मैं क्या करूंगा, एक और H2 टैग ऐड करता हूँ। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा दिस इज अ इंटरनल CSS एग्जाम्पल,
ठीक है, ऐसे मैंने कंटेंट ऐड कर दिया, देखते हैं आया कि नहीं। यस आ गया। तो इस कंटेंट को हम लोग इंटरनल सीएसएस की मदद से स्टाइल करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लोग जैसे टेबल टैग मैंने दिखाया था, उसके अंदर मैंने क्या किया था, हेड टैग के अंदर मैंने लिखा था स्टाइल, एक टैग लिया था मैंने ये वाला। स्टाइल टैग के अंदर हम लोग अभी लिखेंगे कुछ, क्या लिखेंगे वो मैं बता दूं। इसके अंदर हम लोग एक टारगेटिंग वैल्यू लिखते हैं, सिंपली समझिए। इसके अंदर हम लोग एक टारगेटिंग वैल्यू लिखते हैं कि हम लोग कौन से वाले टैग को टारगेट करना चाहते हैं या फिर कौन से वाले टैग को हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं। जैसे टेबल टैग के टाइम हमने कौन से टैग को यूज किया था, याद है? यहां पे हमने कौन से टैग्स को यूज किया था स्टाइल करने के लिए, कौन बता पाएगा? हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए पवन जी, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। मैं जो पूछ रहा हूँ, स्टाइल टैग के अंदर हमने कौन से वाले टैग्स को, यस कौन से वाले टैग्स को हमने टारगेट किया था। 3 दिन से क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है, 3 दिन का क्लास आज रिकैप हो गया, समझ लो ऐसे ही सीएसएस ही हम कर रहे थे, जस्ट एकदम बिगिनिंग से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पवन जी आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आप हेल्प डेस्क से बात करो। ठीक है, हमारे एक हेल्प डेस्क के मेंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो वो आपको बता देंगे। अगर सुप्रकाश जी आप सुन रहे हो तो एक बार उन्हें समझा देना कि इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करना है, इंटरनल कैसे यूज करना है, सीएसएस के थोड़े बहुत बेसिक्स बता देना, ठीक है। ओके, फिर हमको क्या करना है, तो देखिए सुप्रकाश जी ने लिख दिया है, तो कौन बोल रहा था? पवन जी, आप सुप्रकाश जी से बात कर लो, ठीक है। तो हेल्प डेस्क के नंबर में सुप्रकाश पाल नाम को ढूंढो, उसके अंदर जाके उनको कॉल करो या फिर उनको मैसेज कर दो, वो आपको समझा देंगे सब कुछ। ओके, तो जैसे मैं बता रहा था, तो क्वेरीज में बाद में आएंगे, तो मैं पहले पढ़ा दूं। तो हमने स्टाइल टैग यूज कर लिया है ऑलरेडी। तो इस स्टाइल टैग को हम लोग अभी बोलेंगे इंटरनल सीएसएस मेथड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल सीएसएस मेथड। ये हमारा एक इनलाइन सीएसएस का मेथड है, क्योंकि हम लोग इनलाइन एक ही लाइन में सीएसएस को ऐड कर पा रहे हैं। बट हमारे पास जो स्टाइल टैग है, ये हमारा होगा एक इंटरनल सीएसएस मेथड। मतलब यहाँ पे भी हम लोग सीएसएस ऐड करेंगे, बट ये एक अलग मेथड है सीएसएस को ऐड करने के लिए। तो दोनों में क्या मतलब डिफरेंसेस है, कौन सा वाला हमें कब यूज करना है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले यूज करके देखते हैं। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं कि यहाँ पे मुझे कौन से वाले टैग को टारगेट करना चाहिए, मतलब कौन से वाले टैग को हम लोग यूज करेंगे या फिर स्टाइल करेंगे, ये मुझे बताइए। कौन से वाले टैग को हम लोग स्टाइल करेंगे? लिखो चैट में, सब सबका आंसर चाहिए मुझे, बताइए। जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पे लिख के ही रखा है। मैंने क्या लिखा है? दिस इज अ इंटरनल, ये एन होगा, माय बैड। दिस इज एन इंटरनल सीएसएस एग्जांपल। ठीक है, तो हम लोग जाहिर सी बात है इस H2 टैग को ही टारगेट करेंगे या फिर H2 टैग को ही स्टाइल करेंगे। तो H2 टैग को जब हम लोगों को पता है कौन से टैग को टारगेट करना है या फिर स्टाइल करना है, तो हम लोग इस स्टाइल टैग के अंदर क्या लिखेंगे? इसके अंदर हम लोग टैग का नाम लिखेंगे। कौन सा वाले टैग को? H2। ठीक है, H2 टैग के अंदर हम लोग हमारे अभी सीएसएस को अप्लाई करेंगे। जैसे H2 लिखा मैंने, इस H2 के बाद हमें क्या देना पड़ेगा? एक सेकंड ब्रैकेट देना पड़ेगा। इस सेकंड ब्रैकेट का मतलब ही है, इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग हमारे सीएसएस प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। ठीक है, पवन जी बोले सर ये बताओ, इसमें जो शुरू से टाइप है उसको करना जरूरी है क्या? हाँ ऑब्वियसली, मतलब जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में तब आएगा जब मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल जाके इसका रिकैप होगा। ठीक है, तो आप अभी जो देख पा रहे हो वो देख लो, बाद में जाके आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे? हमने H2 टैग को टारगेट किया। ठीक है, इस टारगेटिंग मेथड को हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट करना या फिर सिलेक्टर। ठीक है, इसको मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा, सो ये एक अलग से टॉपिक है। तो अभी इसको बोलते हैं टारगेट करना। तो हम लोग H2 टैग को टारगेट किए हम लोगों ने, देखिए H2 टैग। अभी इस H2 टैग के अंदर हम लोग कैसे कैसे प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे दो बेसिक प्रॉपर्टीज ऐड करके देखता हूँ कि कलर और बैकग्राउंड कलर ऐड हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, कलर लिख के एंटर करूंगा। फिर से देखिए ये मेरा ऑटो कंप्लीट हो गया, सीएसएस ये VS कोड मुझे करके दे रहा है। कलर कोलन स्पेस सेमीकोलन। अभी इसके अंदर मैं लिखूंगा मेरा कलर। मैं क्या लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं कोई अलग से कलर ऐड करता हूँ, जैसे ब्लू। मैंने यहाँ पे कलर दिया ब्लू। अगर मैं इसको सेव करूं, अभी देखिए ये जो H2 टैग था हमारा, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। अभी इसके पीछे अगर कोई बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या ऐड करूं, जस्ट बैकग्राउंड लिखो, यहाँ पे पहले बैकग्राउंड कलर ही आएगा। क्लिक करो, ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। फिर से इसके अंदर आप लोग लिखो जो आपके मनपसंद बैकग्राउंड कलर है, जैसे मैंने पिंक लिखा।
ठीक है, मेरा पसंद नहीं है, बस मैंने दिखाने के लिए लिखा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पिंक, आप लोग कोई भी चीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, द पॉसिबिलिटी इज एंडलेस, कलर के कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, तो आप लोग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जस्ट मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए ब्लू और पिंक चूज किया है। ठीक है सर, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ तो कब का दे चुका है, दे चुका हूं मैं, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, पवन जी आप लिखते रहो, क्या क्या क्वेश्चन आप लिखते हो, तो मैं बाद बीच बीच में आपका क्वेश्चंस का आंसर करता रहूंगा। ठीक है सर, ये तो हमें स्टाइल की है H1 में। हाँ ये इनलाइन सीएसएस है, ये मैं बता दूं, ये H1 टैग में हमने इनलाइन सीएसएस यूज किया है, H2 टैग में हम लोग इंटरनल सीएसएस को सीख रहे हैं अभी। ठीक है, मैजेंटा फेवरेट कलर, ओके चलिए सोम जी का फेवरेट कलर ऐड करके देखते हैं। मजेंटा, मैजेंटा होगा शायद, हाँ होगा, मैजेंटा होता है। देखिए ये है मजेंटा कलर, ठीक है, एकदम स्ट्राइकिंग पिंक, या फिर कुछ कैसे बोले इसको, इसका क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कलर्स ऐड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट के अंदर। दो मेथड्स मैंने बताया, एक है इंटरनल सीएसएस, एक है इनलाइन सीएसएस। तो दोनों में आई गेस कोई अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, स्टाइल टैग से हम लोग इंटरनल लिखते हैं, और इंटरनल इनलाइन सीएसएस कैसे लिखते हैं, एट्रीब्यूट की मदद से। ठीक है, सबके अंदर एक कॉमन फैक्टर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एक स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, तो ये था हमारा इनलाइन सीएसएस और ये रहा हमारा इंटरनल सीएसएस। ऊपर क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि ऊपर मेरा कोड है सर पवन जी। ठीक है, इंटरनल सीएसएस समझ में आया कि नहीं, चैट में मुझे बताइए पहले। इंटरनल सीएसएस ऑलरेडी हमने यूज कर लिया था, इसीलिए आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, ये सर नो, ये बताइए। ठीक है, बताइए तो सर जी, क्या दिक्कत है। इजी है बहुत, एक बार अगर फंडामेंटल समझ जाओ सब कुछ इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। इसको नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली, H2 पर, हाँ ऑब्वियसली सब टैग्स में इनलाइन सीएसएस आप यूज कर सकते हो, ये जो मैंने यूज किया है। अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये अच्छे से सुन लो सब लोग। ठीक है, ये हम लोग हर टैग में यूज कर सकते हैं, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है हमारा। अभी मैं एक बात बता दूं, ये अच्छे से सुनना, क्या है, जब आप लोग कोई सीएसएस का मेथड यूज कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज किया है। ठीक है, अगर आप लोग इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग अपने वेबसाइट में इनलाइन सीएसएस ही ऐड करते करते जाओ, हर एक टैग के अंदर इनलाइन सीएसएस ही लिखो। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे इंटरनल सीएसएस लिख रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि इंटरनल सीएसएस में ही रहने की। ठीक है, जैसे मैंने इंटरनल सीएसएस यहाँ पे लिखा है, तो इसके अंदर मैंने इंटरनल सीएसएस लिखा है, तो इसके अंदर ये जो मेरा वेबसाइट होगा, ये मैं चाहूं तो पूरा इंटरनल सीएसएस में कंप्लीटली बनाऊंगा, इसके अंदर मैं इनलाइन सीएसएस यूज नहीं करूंगा। ये आपको भी याद रखना है, जब आप लोग कोई एक मेथड यूज कर रहे हो उसी मेथड पे आपको रहना है। जैसे इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हो तो इनलाइन सीएसएस पे ही रहना है, अगर इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हो तो इंटरनल सीएसएस ही उस पे ही रहना है, दोनों को मिक्स मत करना। क्यों नहीं करना ये मैं बता दूं, ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक फाइल में दोनों मेथड्स यूज कर लिए, ये जस्ट डिफरेंसेस बताने के लिए। तो साहब जी समझ लो, मैंने जस्ट डिफरेंसेस क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ही फाइल में दो टाइप के सीएसएस लिख के रखे हैं। ठीक है, एक है स्टाइल, ये इंटरनल सीएसएस, और ये रहा मेरा इनलाइन सीएसएस। अभी ये मेथड कभी यूज मत करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सीएसएस में आप लोग अगर थोड़ा और आगे बढ़ो, अगर किसी को सीखने का मौका मिले, तो आपको एक चीज एक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है स्पेसिफिसिटी। ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक मेथड यूज कर रहे हो तो उस पर ही स्टिक करके रखो खुद को। ठीक है, इंटरनल यूज कर रहे हो तो इंटरनल यूज करना है पूरे वेबसाइट में, अगर इनलाइन यूज कर रहे हो तो पूरे वेबसाइट में ही इनलाइन यूज करना है। क्यों नहीं करना, अगर आप लोग दोनों को मिक्स करके यूज करोगे, चांसेस बहुत सारे ऐसे आते हैं कि आपके दोनों मेथड्स में क्लैश हो जाएगा। ठीक है, इनलाइन इजी है नहीं, इनलाइन मुश्किल है, इनलाइन सीएसएस मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इनलाइन सीएसएस मैनेज करना, ये मैं नहीं बता रहा, ये सभी बताते हैं, इनलाइन सीएसएस मैनेज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके हर एक टैग, आपके आपके वेबसाइट में जस्ट ये दो टैग्स नहीं रहेंगे मेरे भाई पवन जी, आपके वेबसाइट में ये दो टैग नहीं रहेंगे। आपका आपके वेबसाइट में चांसेस ऐसे भी हो सकता है कि 10,000 लाइन का कोड हो, एक एचटीएमएल के वेबसाइट में हो सकता है।
उसके अंदर अगर एक एक टैग में आप लोग ऐसे इनलाइन सीएसएस लिख रहे हो तो 10,000 लाइन को अगर आपको डिबग करना पड़े कभी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा ये कभी करना ना पड़े आपको, तो आपको तब समझ में आएगा कि इनलाइन सीएसएस कितना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इनलाइन सीएसएस हर एक टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं, लेकिन उस टैग को अगर आपको चेंज करना है तो आपको पूरे वेबसाइट का इनलाइन सीएसएस फिर फॉलो करना पड़ेगा, कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इनलाइन सीएसएस आपको बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज करना है। जैसे मैंने जस्ट ये इस जगह पे यूज किया, जस्ट एक टैग को दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। मेन आपको अगर यूज करना है, दो मेथड्स आपके पास ज्यादा बेहतर है यूज करने के लिए। सिमरन जी ने जैसे बताया, एक्सटर्नल इज बेटर देन बोथ ऑफ दिस, यस ऑब्वियसली। ठीक है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल दोनों में से एक को यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनल में ही हम लोग यूज कम ही करेंगे, क्योंकि इंटरनल सीएसएस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हम लोग मेनली यूज करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस, मैंने पिछले कुछ क्लासेस में ये बताया है। तो इनलाइन और इंटरनल में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग एक्सटर्नल में आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम है कोई, हैंडल्स करके बताइए, या फिर प्रॉब्लम अगर नहीं है हैंडल्स करो। किस किस को प्रॉब्लम नहीं है, किस किस को इनलाइन और इंटरनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो अगर ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल बस इतना ही है। ये आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना ही है, मतलब ये अलग चीज है। ये मैं जस्ट मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आपको यूज करना है। सीएसएस का चैप्टर बहुत बड़ा है, सीएसएस बहुत ज्यादा है। ये जस्ट मैंने एक मेथड बताया है, सब में ये कॉमन होता है, कलर, बैकग्राउंड कलर। तो ये है जस्ट स्टाइल टैग जो हमने यूज किया, ये जस्ट एक मेथड है कि कैसे हम लोग सीएसएस को ऐड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में। लेकिन सीएसएस का टॉपिक बहुत बड़ा है, वो आप लोग जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, वो मेथड का क्या नाम है, वो है एक्सटर्नल सीएसएस। ये वाला हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस। द सीएसएस वी यूज, अच्छे से पढ़ लो, द सीएसएस वी यूज आउटसाइड ऑफ आवर एचटीएमएल फाइल। आउटसाइड ऑफ योर ऑफ आवर एचटीएमएल फाइल का मतलब क्या है? हम लोग क्या एचटीएमएल फाइल के बाहर लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे? नहीं, हम लोग ने जैसे index.html नाम का एक फाइल बनाया था हमने, वैसे ही हम लोग एक और फाइल बनाएंगे टू जस्ट मैनेज सीएसएस। वो फाइल कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ठीक है, उसमें कोई एचटीएमएल नहीं होगा, उसमें जस्ट हम लोग सीएसएस ही लिखेंगे। उसके अंदर हम लोग कोई भी एचटीएमएल की चीजें ऐड नहीं करेंगे। उसमें कोई टैग्स नहीं होंगे, उसमें कोई भी अलग से एचटीएमएल का कुछ एलिमेंट्स नहीं होगा। उसमें जस्ट प्योर सीएसएस होगा। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखो, तो दो स्टेप्स हैं एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे ऐड करना है अपने वेबसाइट में। पहला स्टेप है, हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है style.css फाइल। ठीक है, तो हम लोग पहले वो करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे index.html के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे css। ये हो गया मेरा style.css फाइल। ठीक है, ये style.css फाइल अभी हमें हेल्प करेगा। ये है हमारा css का जो फाइल है, वो देख लो, ये हमारा css का फाइल है। इसके अंदर हम लोग हमारे css को ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को फाइल बनाना आता है, तो हमने एक फाइल बना लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है, आप लोग नोटिस करो, ये है हमारा HTML। ये जो हमारा HTML है वो, ठीक है, ये हम लोगों को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। क्या एडिट करना है, कैसे एडिट करना है, वो मैं बताऊंगा। बट आपको अगर डिफरेंस नोटिस हो रहा होगा, हेड टैग के अंदर हमने एक अलग से टैग ऐड करके रखा है। अच्छे से देखो, इसके अंदर एक अलग से टैग है। क्या टैग है, उसका नाम क्या है? ये है हमारा एक लिंक टैग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एक लिंक टैग। इसकी मदद से हम लोग एक्सटर्नल फाइल्स को हमारे HTML के अंदर लिंक करते हैं। नाम में ही लिंक है, ऑब्वियसली ये उसी काम के लिए यूज होता होगा। हम लोग लिंक टैग की मदद से एक्सटर्नल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी चीजों को हमारे HTML फाइल के अंदर ऐड करते हैं या फिर लिंक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने फाइल बनाया, बताइए किसको प्रॉब्लम है, लिखिए। हमने एक फाइल बनाया style.css। आपको अगर आइकन डिफरेंट दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फाइल ठीक ठाक क्रिएट हुआ है। आपको अगर हैशटैग दिख रहा है, ठीक है, एक ब्लू कलर का अगर हैश दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक CSS का ही फाइल है। मैंने जैसे बताया, मेरा एक थीम इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मुझे ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो style.css फाइल बन गया। सर आइकन नहीं आ रहा, हाँ आइकन आपका अलग आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने एक थीम इंस्टॉल करके रखा है, जो सब्जी मैंने अभी बताया। ठीक है, तो style.css फाइल बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है इस फाइल को HTML के साथ लिंक करना है। क्योंकि HTML को अभी नहीं पता कि हमने बाहर कोई फाइल बनाया है।
HTML जस्ट अभी स्टाइल टैग के साथ और इनलाइन CSS के साथ अभी काम कर रहा है। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने बाहर एक फाइल बनाया है, उस फाइल को खुद में लिंक कर ले या फिर खुद के साथ जोड़ ले। उसी काम के लिए हम लोग यूज करेंगे एक लिंक टैग। ठीक है, तो मैं पहले का जो CSS है वो रिमूव कर देता हूँ, स्टाइल टैग को मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जो बाकी का है सब कुछ मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। सेव करूँ, सब कुछ क्लियर हो गया ऑब्वियसली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल CSS अगर हमें यूज करना है तो इस स्टाइल को हमें इस फाइल में ऐड करना पड़ेगा या फिर index.html में ऐड करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, हम यूज करेंगे एक लिंक टैग, LINK लिंक। लिखने के बाद एक शॉर्टकट बताता हूं, आप लोग अगर जस्ट लिंक ऐड करो तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका ये आ जाएगा लिंक। एंटर करोगे आपके सामने रेल स्टाइल शीट और href इक्वल टू एक एट्रीब्यूट आ जाएगा। ये भी एक एट्रीब्यूट है, सॉरी रेल भी एक एट्रीब्यूट है, href भी एक एट्रीब्यूट है। सबका काम क्या होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, लिंक लिखो, एंटर करो, आपके सामने ये आ जाएगा लिंक, एंटर। ठीक है, लिंक एंटर करोगे तो आपके सामने ये वाला टैग आ जाएगा। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता ऑब्वियसली। तो इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे होंगे, एक है रेल और एक है href। ठीक है, href हमने कहां देखा है, कौन बता पाएगा? href या फिर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हमने और कहां देखा है, कौन बता पाएगा मुझे? href या फिर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस कहां देखा है? दो लोगों ने लिख दिया है, यस, एंकर टैग में। हमने इसको एंकर टैग के अंदर देखा था। ठीक है, एंकर टैग अगर आप बॉडी के अंदर बनाते हुए इसके अंदर देखो एक href है। तो आप लोग अगर ये समझ में आ जाए कि एंकर टैग के अंदर जो href है, ये href सेम ही है, मतलब इन दोनों का काम सेम ही होता है। बट एंकर टैग के अंदर जो href हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंकर टैग का काम क्या होता है वो अलग होता है। एंकर टैग में हम लोग क्लिक करेंगे तो उस href पे हमारा वेबसाइट हमें रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो href हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके अंदर एक्चुअली हम लोग हमारे CSS फाइल का लोकेशन बताते हैं। सिंपल समझो, इसके अंदर हम लोग हमारे CSS फाइल का लोकेशन बताते हैं। तो हमारे CSS फाइल का लोकेशन क्या है? HTML फाइल के बाद ही हमारा CSS फाइल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस href के अंदर उस CSS फाइल का क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसका एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखूं स्टाइल, देखिए STY अगर मैं लिखूं, ठीक है, एस लिखूंगा इवन, मुझे VS कोड सजेशन देगा कि आप style.css ऐड कर सकते हो। सर href मतलब, href का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। वो हमें एक्चुअली में रेफरेंस करने में मदद करता है कि कहां से हमें रेफरेंस करना है एक्चुअली। रेल मींस रिलेशनशिप, यस। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये सुन लो। href के अंदर आपको अगर एस लिखे हुए, ठीक है, मेरे CSS फाइल का नाम क्या है, style.css। अगर आप style.css के अलावा अगर कोई नाम रखते हो तो आपको यहाँ पे वो नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे style.css अगर एस लिखूंगा, VS कोड मुझे सजेस्ट करेगा style.css। मैं क्लिक करूंगा और ये मेरे वेबसाइट में ऐड हो गया। सेव करता हूं। अभी आप लोग अगर देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई CSS ऐड ही नहीं किया, तो दिखाएगा क्या, घंटा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जस्ट स्टाइल शीट को लिंक किया है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी मैं समझा दूं इस रेल का मतलब क्या है। रेल मतलब रिलेशनशिप्स या फिर रिलेशनशिप। रेल हमें क्यों यूज करना है? लिंक टैग हम लोग जस्ट एक काम के लिए यूज नहीं करते, माइंड इट। लिंक टैग मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, जस्ट हमारे स्टाइल को लिंक करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए हमारे HTML के अंदर। लेकिन लिंक टैग बस एक काम के लिए यूज नहीं होता। लिंक टैग का काम बहुत एक्सपेंडेड, मतलब बहुत वास्ट होता है। लिंक टैग्स बहुत काम के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप लोग अगर नोटिस करो अपनी वेबसाइट में, ये जो आपका कोई भी वेबसाइट ओपन करो, जैसे मैंने एक्सकैलिड्रा ओपन किया है, इसके अंदर ये जो आइकन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आइकन है ये भी इस लिंक टैग की मदद से ही दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक फैव आइकन। ठीक है, तो इस फैव आइकन को जब ऐड करना होगा तब मैं बता दूंगा। बट लिंक टैग का काम बहुत ज्यादा वास्ट है। आप लोग गूगल में जाके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो कि लिंक टैग्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज लिंक टैग इन HTML। आप लोग पढ़ो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, लिंक टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, बट मोस्टली हम लोग लिंक टैग अभी यूज करेंगे CSS को हमारी वेबसाइट में लिंक करने के लिए। दैट्स ऑल। क्लियर है बात, समझ आया लिंक टैग हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? बताइए एक बार, क्लियर है, यस और नो? यहाँ पे रिलेशनशिप से हम लोग इसको बता रहे हैं कि हमारा जो लिंक टैग है ये करंटली स्टाइल शीट को ऐड कर रहा है, इसीलिए हमने रिलेशनशिप के अंदर स्टाइल शीट लिख के रखा है। ठीक है, इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, फैव आइकन, फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसे ऑप्शंस आपको बाद में पता चलेंगे। बट
अभी इसके अंदर मैं लिख के रखता हूँ स्टाइल शीट, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग इसको बता रहे हैं कि सीएसएस का पूरा नाम क्या है। श्रीमन जी ये मुझे बताइए, सीएसएस का पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो लिंक टैग से मैं रिलेशनशिप जो ये पे यहाँ पे जो रेल यूज कर रहा हूँ, इसकी मदद से मैं लिंक टैग को बता रहा हूँ कि मुझे स्टाइल शीट ऐड करना है। इसीलिए मैंने href में ये स्टाइल डॉट css को, मतलब इसका जो फाइल पाथ है वो मैंने दिया है। रेल मतलब रिलेशनशिप, इससे लिंक टैग को समझ में आ रहा है कि मुझे क्या ऐड करना है, स्टाइल शीट ऐड करना है बस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रेल यूज करते हैं और href यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये गया लिंक करने का पार्ट, मतलब हम लोगों ने जो बाहर का सीएसएस फाइल था उसको हमने लिंक कर लिया है। href का क्या यूज, href हम लोग जस्ट स्टाइल शीट को लिंक, मतलब जो हमारा पाथ है स्टाइल डॉट सीएसएस, इसको ऐड करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये हमको जस्ट इसके अंदर जो सीएसएस फाइल का नाम है वो प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस लिखा है तो मुझे href के अंदर लिंक टैग में इसी को देना है। हाँ बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, एक बार मुझे हैंड रेस करके या फिर चैट बॉक्स में मुझे बताओ सबको, बाकियों को कोई प्रॉब्लम। लिंक टैग हम लोग यूज इसीलिए कर रहे हैं, लिंक करने के लिए, बस और कुछ नहीं। सर कैन वी ओनली यूज लिंक css here or any external link like website or anything? Yeah we can use it, but इस लिंक टैग को आप लोग किसी और वेबसाइट को लिंक करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और वेबसाइट को अपने वेबसाइट में लिंक कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप लोग एक्सटर्नल css फाइल्स जो किसी और सर्वर में होगा उसको भी एक अलग से लाके अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। वो जब बूटस्ट्रैप आप लोग पढ़ोगे तब मैं समझाऊंगा। मतलब दोनों यूज करना पड़ेगा, विदाउट रेफ ओनली href से चल जाएगा, ट्राई करके देखिए चलेगा, बट उसको समझ में नहीं आएगा कि क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। वो खुद से ऐड कर देगा कुछ ना कुछ। HTML के अंदर कोई एरर नहीं होता, वो खुद से इंप्रोवाइज करके खुद को ऐड कर देता है। अगर आप कोई टैग, जैसे h1 टैग का एक एंडिंग टैग होता है, हमको सबको पता है। अगर आप एंडिंग टैग यूज ना भी करो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर में ऐड हो जाता है, क्योंकि HTML ऑटोमेटिकली उसको ऐड करके दे देता है ताकि आपके वेबसाइट में कोई एरर ना रहे। तो HTML में कोई एरर नहीं होता, वो खुद से खुद को इंप्रोवाइज करता है। सर एक बार रिकॉल कर देना लास्ट में, कौन सा वाला लिंक टैग? ठीक है, वो मैं कर दूंगा एक बार, बट अभी तक लिंक टैग हमने यूज किया, इसके अंदर हमने रेल लिखा है स्टाइल शीट, और इसके अंदर href में हमने हमारे CSS फाइल का नाम लिखा है जस्ट, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ CSS ऐड करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो हमें अभी CSS कहाँ लिखना है, हम लोग यहाँ पे CSS फाइल में CSS लिखेंगे। अभी हम लोग HTML के अंदर अभी CSS नहीं लिखेंगे, हम लोग कहाँ लिखेंगे, CSS स्टाइल डॉट CSS के अंदर। तो मैं यहाँ पे सपोज मेरा जो वेबसाइट है ये वाला, इसके अंदर मैं चाहता हूं मेरे बॉडी का जो कलर हो, वेबसाइट का जो बॉडी है उसका कलर मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, सपोज ब्लैक कलर का करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली, सॉरी, मैं लिखूंगा बॉडी, क्योंकि मुझे बॉडी टैग को टारगेट करना है, ये वाले टैग को बॉडी लिखूंगा। बॉडी लिखने के बाद फिर सेकंड ब्रैकेट, जैसे मैंने इंटरनल सीएसएस में यूज किया था वैसे ही इसके अंदर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। क्या यूज करना है, सपोज ग्रे कलर, सेव करूंगा, बैकग्राउंड कलर मेरा ग्रे हो गया। अभी आप लोगों का CSS ये फाइल पूरा क्लियर रहेगा, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा CSS आपका नहीं रहेगा। पूरा CSS जो होगा वो इस फाइल में अलग से हम लोग लिखेंगे। ये सबसे बेस्ट है डिबग करने में और आपका CSS जो होगा वो मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये है एक एक्सटर्नल CSS, इसके अंदर ही हम लोग बाकी CSS के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसको रट्टा मान लो या फिर इसको समझ लो, रट्टा मत मारो, मैंने जैसे मेटाफर दिया, तो इसको समझ लो अच्छे से। आपको पहले स्टेप में क्या करना है, एक फाइल बनाना है स्टाइल डॉट CSS। उसके बाद क्या करना है, आपको इस लिंक टैग की मदद से index.html फाइल के अंदर इस स्टाइल शीट को लिंक करना है, या फिर इस फाइल को इसके साथ जोड़ना है, बस और कुछ नहीं, ताकि HTML को समझ आए कि जो स्टाइल है वो बाहर के किसी फाइल से आ रहा है, बस वही है, ठीक है। इसी की मदद से हम लोग एक बाहर के किसी फाइल में CSS को लिखेंगे और उसको हमारे वेबसाइट में ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल। क्लियर, हाँ या ना? बैकग्राउंड कलर आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर तो सबने यूज कर लिया होगा। तो अभी हम लोग कुछ H1 या फिर P टैग यूज करते हैं, कुछ अलग से CSS लिखते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए एक नया चीज, क्या इसको ग्रे से हटा देता हूँ मैं। इसको सपोज मैं करना चाहता हूँ, एक नाम होता है व्हाइट, व्हीट कलर एक अच्छा कलर है, ठीक है। ये थोड़ा पेपर फिनिश देता है हमें, पुराने पेपर का। तो हम लोग क्या करेंगे, HTML के अंदर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे H1 टैग। इसके अंदर चलिए मैं लिखता हूँ हाय,
आई एम ओइंदिल, सिंपल, मेरा नाम मैंने लिख दिया। एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक इमोजी भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, विंडोज में इमोजी कैसे ऐड करना है मुझे याद नहीं रहता, बट मैक में फंक्शन और ई क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। देखिए, हाय आई एम ओइंदिल। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे कोई और टैग्स यूज करते हैं, जैसे लॉरेम 20, सेव करूँ, ये आ गया। इसके नीचे कोई इमेज ऐड करो। इमेज में क्या लिखना है, इमेज में कुछ अगर बाहर से कोई इमेज मतलब ला ना पाओ, तो आप एक काम करो, इसके अंदर एक चीज लिखो, मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। इसको बोलते हैं हम लोग एक प्लेस होल्डर इमेज। प्लेस होल्डर डॉट को स्लैश, सपोज 500 बाई 500 का इमेज चाहिए, सेव करूंगा, देखते हैं आता है कि नहीं। आया नहीं, प्लेस होल्डर डॉट को प्लेस, प्लेस होल्डर या फिर होल्ड, आई डोंट नो। हाँ, प्लेस होल्ड डॉट, ओके। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, एक सेकंड, इसको हम छोटा कर देंगे। तो ये अगर किसी को ना पता हो, जैसे हम लोग लॉरेम इप्सम यूज करते हैं, समझ लो अच्छे से। जैसे हम लोगों ने एक डमी टेक्स्ट ऐड किया लॉरेम इप्सम की मदद से, क्यों, लॉरेम लिख के अगर हम 20 लिखे तो ये हमारा डमी टेक्स्ट ऐड हो गया। अगर आपके पास कोई इमेज ना हो, ये भी एक ऑप्शन में बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपके पास कोई इमेज ना पड़ा हो, जो क्लाइंट आपको भेजे, या फिर आपको कोई कहाँ से इमेज ना मिले, तो आप लोग यूज कर सकते हो इस चीज को। ये मैंने चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग एसआरसी में ऐड कर दो, इमेज टैग के एसआरसी में, और यहाँ पे इमेज का जो डायमेंशन है वो ऐड करो। मेरे इमेज का डायमेंशन क्या है, 500 बाई 500। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 100 बाई 100 का इमेज भी ऐसे ही जनरेट कर सकता हूँ, बस कुछ ही क्लिक्स में 100 बाई 100 का इमेज आ गया। ये एक एक्सटर्नल एपीआई लाइब्रेरी है, उससे आप लोग ऐसे डमी इमेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने इमेज एसआरसी में ऐड करके देखो काम कर रहा है कि नहीं, काम ऑब्वियसली करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एक प्लेस होल्डर इमेज ऐड करते हैं या फिर डमी इमेज ऐड करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत हैंडी ट्रिक है, ये मैं सबको नहीं बताता, आप लोगों को मैंने बता दिया। आपको अगर मदद हो तो बहुत बढ़िया है। क्लियर है बात, हाँ या ना? सर दिख नहीं रहा, कौन सा वाला, क्या दिख नहीं रहा? ये इमेज है, ठीक है, ये एक डमी इमेज है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये एक प्लेस होल्डर इमेज है। जहाँ जो एक्चुअल इमेज हमारे पास ना हो तब हम लोग इसको यूज करते हैं। ये मैं बहुत यूज करता हूँ अपने प्रोग्रामिंग लाइफ में, बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो ये आप लोग यूज करो। सर ये सर नहीं पता था ये, हाँ। तो ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स मैं एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो बहुत ईजी होगा आपके लिए अपनी जर्नी को बनाना, ठीक है। सर थोड़ा सीएसएस वाला दिखाओ आप। हाँ दिखाऊंगा, एक सेकंड। ये हमारा सीएसएस है, बस बॉडी के अंदर हमने एक बैकग्राउंड कलर ऐड करके रखा है, बस और कुछ नहीं। Sir, when I'm uploading the pic from my device, then the pic is broken. Then your pic, I guess you are not giving the path properly. You have to provide the path as per I have taught you. Like you have to import the image first in VS Code here. Then you have to add the path inside that SRC. बॉयलर प्लेट तो नहीं होगा सर, स्टाइल का नहीं, बॉयलर प्लेट नहीं है स्टाइल का, जस्ट ऐसे ही आप लोग कुछ भी लिखो, वो एक बॉयलर प्लेट है आपके लिए। सर इमोजी कैसे आता है? मेरे मैक में तो फंक्शन की और ई प्रेस करने से आता है, विंडोज में आप अगर आप विंडोज 10 या फिर 11 यूज कर रहे हो, जो आपके कीबोर्ड में विंडोज की होता है, उसको प्रेस करके होल्ड करके रखो और फुल स्टॉप क्लिक करो, तो आपके सामने एक टेक्स्ट में वो छोटा सा एक बॉक्स में इमोजीज आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने कुछ इमेजेस ऐड किया, देखिए मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर इमेज ऐड किया है। इसको हम लोग करते हैं, एक सेकंड, 500 बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक लंबा इमेज आ जाएगा। चलिए इसको 300 बाई 100 करते हैं, या फिर 200 बाई 100, ओके, ठीक है। तो आपको डायनामिक इमेजेस ऐसे ही मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये एक प्लेस होल्डर इमेज है। प्लेस होल्डर इमेजेस का काम ही यही होता है कि उसको जगह घेरना है, जस्ट आपके डेवलपमेंट नीड्स के लिए उसको जस्ट वो जगह घेरना है, और कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग बाद में इसको चेंज करके एक्चुअल इमेज में कन्वर्ट कर देना, बस और कुछ नहीं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस टैग को चलिए थोड़ा बहुत स्टाइल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, H1 टैग को सिलेक्ट करेंगे। हमने H1 टैग क्यों लिखा, यहाँ पे H1 टैग है एक, ठीक है। H1 लिखने के बाद इसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, जैसे कलर। कलर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चलिए कुछ और कलर ऐड करता हूं, जैसे बिस्क,
सेव करता हूँ, बहुत बकवास लग रहा है, एक सेकंड मैं क्या करूँ, ग्रे करता हूँ। तो ये हो गया हमारा ग्रे कलर। देन हमारे पास एक और कलर है, सॉरी एक और टैग है जो कि है पी टैग। पी टैग के अंदर आप लोग कोई भी कलर ऐड करो, जैसे मैं क्या करूं, इसके अंदर एक चलिए बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या ऐड करना है आप समझ जाओ, कुछ भी ऐड करो। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करूं तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। और इसके अंदर कलर अगर मैं ऐड करूं जो कि टेक्स्ट कलर होगा, इसको मैं व्हाइट कर सकता हूँ। सी, ठीक है, बहुत गंदा लग रहा है आई नो, बट प्रैक्टिस करने के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा। सर रिपीट कर दो कैसे इमोजी यूज करते हैं। इमोजी आपको अभी नीड नहीं है सीमा जी, आप अभी जस्ट टेक्स्ट से करो, मैंने जस्ट सजाने के लिए मैंने ये ऐड किया है। अगर आपको इमोजी ऐड करना, विंडोज यूज कर रहे होगे आप, तो जो विंडोज की होता है आपके कीबोर्ड में, उस विंडोज की को प्रेस एंड होल्ड करके आपके कीबोर्ड में जो फुल स्टॉप का की होता है उसको क्लिक करो, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, विंडोज की प्लस उसको होल्ड करके फुल स्टॉप क्लिक करो, फिर आपके सामने वो इमोजी आ जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग एक्सटर्नल सीएसएस फाइल से अपने एचटीएमएल को स्टाइल कर सकते हो। ये हमारे क्लास का टॉपिक था। क्लियर है बात, समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो ऑडियो अगर क्लियर ना आए तो मुझे बताना सब लोग। ठीक है, तो मैं कल के कुछ टॉपिक्स बता दूं, सॉरी, कल के कुछ टॉपिक्स मैं बता दूं, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पहले, मैं पहले ये आपको क्लियर कर दूं कि कौन से प्रोजेक्ट्स में कौन सा सीएसएस आपको यूज करना है। तो हमारे पास मेनली तीन तरह के सीएसएस हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो कौन से टाइप, मतलब कौन से प्रोजेक्ट में आपको कौन सा वाला सीएसएस यूज करना है वो मैं बता दूं एक बार। जैसे अगर आपके पास एकदम छोटा एक प्रोजेक्ट है, जैसे एक ईमेल का टेम्पलेट, ठीक है, जो ईमेल आपको डेली मिलता है, मैं एक बार दिखा दूं। जो ईमेल आपको डेली मिलता है, mail.gmail.com में मैं अगर जाऊं, कोई ईमेल अगर ना हो, सपोज यहाँ पे कोई ईमेल है, इस ईमेल को हम लोग पकड़ के चलते हैं। चलिए, रिजर्व पे का एक ईमेल है, लोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है, पता नहीं क्यों, ये वाला। ये जो ईमेल आप लोग डेली पढ़ते हो, ठीक है, सॉरी मेरे मर्चेंट आईडी दिख रहा है, पता नहीं क्यों क्यों दिख रहा है यार, कुछ भी दिखाओ यार। ओके, ये ईमेल देखिए, ये गेम की तरफ से आया है, यूबीआई सॉफ्ट। तो इस ईमेल का जो टेम्पलेट है, ये आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा। ईमेल तो आप लोग देखते ही होंगे, हाँ या ना, चैट में बताओ। ईमेल तो आप लोग देखते ही होंगे कभी ना कभी, ठीक है, जीमेल तो खोला ही होगा, उसके अंदर कुछ ईमेल लिखा होता है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, डिलीट कर देते हो या फिर रहने देते हो वैसे ही। तो ईमेल का जो टेम्पलेट होता है या फिर ईमेल को जो सजाने के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस ईमेल सॉरी इनलाइन सीएसएस को। ठीक है, क्योंकि ईमेल टेम्पलेट बहुत छोटा होता है, इसके अंदर इतना ही कंटेंट होता है, तो इसके अंदर इसको सजाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इसके अंदर आप लोग अगर इंस्पेक्ट करो तो आपको इनलाइन सीएसएस देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे ये है हमारा ईमेल का जो टेम्पलेट है वो। यहाँ पे देखिए सारे स्टाइल टैग्स यूज किए गए हैं। मैं थोड़ा जूम इन करूं, अगर दिखा पाऊं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये बहुत सारा कोड है इसीलिए दिख नहीं रहा होगा। बट यहाँ पे देखिए पी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है? ताकि ईमेल के अंदर उसको सजा सकूं मैं। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस को हम लोग ईमेल टेम्पलेट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ईमेल टेम्पलेट जब आप लोग कभी कभी बनाओगे लाइफ में, फुल स्टैक में ये सब करना पड़ता है, तो आपको ऐसे इनलाइन सीएसएस यूज करना पड़ेगा तब। क्लियर, हाँ या ना? समझ में आया इनलाइन सीएसएस कब यूज करना है? हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम साइज्ड प्रोजेक्ट्स। जैसे एक बेसिक कमिंग सून पेज, ये क्या होता है? एक बेसिक कमिंग सून पेज कैसा दिखता है वो मैं ऑब्वियसली दिखाऊंगा, बट मीडियम साइज्ड प्रोजेक्ट्स के लिए जहां पे एक या दो पेज का आपका कोड है, उस पेज के लिए आप लोग इंटरनल सीएसएस यूज कर सकते हो। मीडियम साइज प्रोजेक्ट, उसमें बहुत कुछ नहीं रहेगा, जस्ट डिजाइन रहेगा एक, उसके लिए आप लोग इंटरनल सीएसएस यूज कर सकते हो। जैसे जैसे मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, बेसिक कमिंग सून पेज कैसा दिखता है, कमिंग सून पेज, ठीक है, कमिंग सून पेज कुछ ऐसा दिखता है। आप लोग कभी ना कभी किसी वेबसाइट में विजिट किया होगा, अभी तक मैंने बहुत बार किया है। ठीक है, कुछ ऐसे वेबसाइट्स मेरे पास मेरे को मिला है कभी ना कभी, जिसके अंदर ऐसी पेजेस होती हैं, जिसके अंदर ऐसी पेजेस होती हैं लाइक कमिंग सून, मतलब उस वेबसाइट का जो सर्वर है वो डाउन है,
ठीक है, या फिर वो वेबसाइट पूरा भी बना नहीं है, इसीलिए ऐसी टेक्स्ट उस वेबसाइट की जगह पे दिखाया जाता है। देखा है कभी, हाँ या ना, बताओ, किसी ने देखा है कमिंग सून पेज या फिर एरर पेज कि सॉरी दिस पेज इज ब्रोकन, या फिर सर्वर मेंटेनेंस इज गोइंग ऑन, प्लीज ट्राई अगेन सम लेटर, या फिर ऐसा कुछ देखा है? देखा है, कभी ना कभी आपने देखा है बेसिक कमिंग सून पेज। तो उसको हम लोग यूज करते हैं उसके लिए इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्योंकि उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं होता, वो जस्ट एक छोटा सा पेज होता है, उसके अंदर छोटा मोटा डिजाइन हमें करना पड़ता है। ओके, क्लियर है बात, हाँ या ना? जल्दी ट्रू या फॉल्स या फिर येस और नो, जो मर्जी लिखो, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोजेक्ट होता है, देख लो एक बार, यस यस यस, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोजेक्ट होता है हैवी प्रोजेक्ट्स, मतलब देखिए बॉडी बिल्डर का मैंने इमेज यूज किया है, मतलब क्या, ये प्रोजेक्ट्स बहुत यूआई हैवी होते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो एक सुंदर यूआई बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। तो वैसे हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं एक एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आपको, जब आप लोग कोई हैवी प्रोजेक्ट बनाओगे तब आप लोगों को ये एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना पड़ेगा, ताकि आपको वो प्रोजेक्ट मैनेज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। जैसे मैंने लिख के रखा है एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे बड़े बड़े वेदर एप्स या फिर बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट्स, उनको स्टाइल करने के लिए मल्टीपल सीएसएस फाइल्स मैनेज किया जाता है, ताकि वो कोड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहे हर एक फाइल के अंदर। तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना पड़ेगा, ताकि हमारा कोड बहुत ज्यादा क्लटर्ड ना हो जाए, हम लोग उसको देख के मैनेज कर पाए बाद में। ठीक है, समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, इनलाइन सीएसएस यूज करो। मीडियम साइज प्रोजेक्ट है जैसे कमिंग सून पेज, उसके लिए आप एक इंटरनल सीएसएस यूज करो। और अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप लोग एक्सटर्नल सीएसएस यूज करो, ठीक है। वंश जी बोल रहे सर क्या आज क्या पढ़ा, रिकॉल कर दो, मैं लेट हो गया था। फिर आपको कल ज्वाइन करना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि कल हम लोग रिकैप यही वाला पहले रिकैप करेंगे, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस कल मैं रिकैप कर दूंगा, वही पढ़ा है आज, ठीक है, क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट कुछ क्लासेस में, वो है कुछ सीएसएस के प्रॉपर्टीज जो आपको अपने वेबसाइट को सुंदर बनाने में हेल्प करेगा। जैसे कलर और बैकग्राउंड कलर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वैसे ऐसे बहुत सारे सीएसएस के प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें और ज्यादा हमारे वेबसाइट को और ज्यादा अच्छा बनाने में मदद करते हैं। हम, मुझे पता है इसके अंदर बहुत बहुत सारे प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, इसी क्लास में वो होगा। बट ये सारे बेसिक्स हैं जो एक स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉन्ट को छोटा बड़ा करने के लिए बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, टेक्स्ट अलाइन, फिर फॉन्ट फैमिली, विद, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, ये सब, ठीक है। ग्रिड अभी मैं नहीं दिखा रहा, बट फ्लेक्स बॉक्स इस क्लास में है, ठीक है। और हम लोग एक क्विक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये जो आपको इमेज दिख रहा है, मतलब ये जो इमेज का एक फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये मैंने कैसे बनाया, मतलब एक वेबसाइट के अंदर ऐसे इमेजेस कैसे ऐड किया जाता है, बस 2 लाइन के सीएसएस से मैंने ये बनाया है। 2 लाइन, बस 2 लाइन के सीएसएस की मदद से ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, ठीक है। जिसमें मैं फोन पे अगर मेरे वेबसाइट को देखूं तो ऐसा आएगा, टैबलेट पे या फिर किसी आईपैड पे देखूं तो ऐसा आएगा, अगर मैं डेस्कटॉप पे देखूं तो ये ऐसा आएगा। कैसे बनाया मैंने, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की मदद से आपको थोड़ा बहुत सीएसएस के बारे में पता चलेगा कि कैसे काम होता है, ठीक है। बॉक्स मॉडल सर बताना आप, हाँ इसी क्लास में है, डोंट वरी, बॉक्स मॉडल इसी इसके बाद ही है शायद। सिलेक्टर है, सिलेक्टर के बाद शायद सिलेक्टर है और सारा, और फिर बॉक्स मॉडल है, ठीक है, डोंट वरी। समझ में आया? तो हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे 2 लाइन के सीएसएस की मदद से, एक छोटा सा एक इमेज गैलरी बनाएंगे, आपको देख के मजा आएगा, तो आई गेस आसान भी होगा देखने में। तो जब हम लोग उसको सीखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर हो माइंड में, हैंड रेस करके रखो, बात करेंगे थोड़ा बहुत, या फिर चैट में भी बता सकते हो। पवन जी लेट हो गए, ओके, गुड नाइट, नो इशू। कोई क्वेश्चन हो अगर माइंड में, प्लीज बताइए, या फिर आज का क्लास यही रहने दे। बताओ, आप लोग ही बताओ। क्लास कंप्लीट हो गई सर, यस, सब क्लियर है सर, ओके सर। सिमरन जी ने हैंड रेस किया है, ओके, बात करते हैं। सर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सीएसएस? लिमिटेशन कोई नहीं है उसके अंदर, वही एक उपाय है हमारे पास जो जिसकी मदद से हम लोग एक वेबसाइट को हम लोग
स्टाइल कर सकते हैं और कुछ नहीं। लिमिटेशन एक मैं बताऊंगा, वो है अगर आप लोग नॉर्मल सीएसएस यूज कर रहे हो, वेनिला सीएसएस जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी उसको मैनेज करना प्रॉब्लम होता है, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने के बाद भी। ठीक है, तो तब आपको टेलविंड जैसे फ्रेमवर्क्स या फिर टेलविंड जैसे लाइब्रेरीज यूज करना पड़ेगा, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। ओके, सिमरन जी से बात करते हैं। बताइए सिमरन जी, क्या दिक्कत है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरे को पूछना था कि जो सीजीपीए होती है उसका हाँ, क्या रोल होता है प्लेसमेंट में? वो जस्ट आपका एक क्राइटेरिया रहता है, प्लेसमेंट पे आप बैठ पाओगे कि नहीं, बस, और कुछ नहीं आता उसमें। उससे आपका तो कोई क्वालिफिकेशन जस्टिफाई नहीं होता, उसमें आप लोग जस्ट उस प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आप एंटर कर सकते हो या फिर एनरोल कर सकते हो कि नहीं,